हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग फिर से एक बार मिल रहे हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए। आज हम लोग असेसमेंट फॉर लर्निंग के यूनिट 6 के सबसे पहले पोर्शन में जाएंगे। उसमें सबसे पहला जो भाग है जो हमें जानना है वो है मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, विचलन का मापन, या फिर हम लोग इसे और भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं अपकिरण की माप। मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या है ये हम लोग आज सबसे पहले जानेंगे कि इसको हम लोग सांख्यिकी में कहाँ यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं और इसका कार्य क्या है। जब सांख्यिकी में डिस्पर्शन की बात आती है, विचलन की बात आती है, तो ये किसी भी मीडियन या माध्य, किसी भी एक क्लास के प्रतिनिधित्व करने वाली एक संख्या है, एक माध्य, जो न केवल माध्य को ज्ञात करने के लिए हमें किसी श्रेणी में जब नंबर आते हैं तो उसके समांतर माध्य या अर्थमेटिक मीन के बारे में सही जानकारी नहीं दे पाते हैं। तो माध्य में एक साथ, या अगर माध्य के बारे में देख रहे हो तो माध्य के साथ साथ अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के आकार का ज्ञान होता है तभी इस माध्य से या इस विचलन से सही परिणाम तक पहुंचा जा सकता है। अर्थात हम लोग इसमें इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये जानने के लिए ये आवश्यक है कि जो भी सीरीज़ है या फिर जो आंकड़े हमारे पास नंबरों के आधार पे हैं वो कितनी दूरी पर या कितनी डिस्टेंस में हर नंबर का रखाव किया गया है, या हर नंबर का विचलन, या हर नंबर एक दूसरे से कितनी दूरी पे है, या कह सकते हैं कि हर नंबर के बीच में उसका माध्य मीडियन कितनी दूरी पे है। ये मीडियन जो है ये कितना छोटा है एक दूसरे से या कितना बड़ा है। इस विचलन की दूरी के विस्तार या बिखराव, या जब नंबरों को हम लोग सीरीज में रखते हैं, किसी पदमाला में रखते हैं, तो उसके बीच का अंतर क्या है, ये बिखराव क्या है, इसी को एक प्रकार से विचलन या डिस्पर्शन कहा गया है। दूसरे प्रकार से हम इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि जब भी हमारे सामने कोई डाटा होता है या फिर डाटा का वर्णन किया जाता है तो उसकी सेंट्रल टेंडेंसी या केंद्रीय प्रवृत्ति जो होती है, उस केंद्रीय प्रवृत्ति के आधार पर हम कह सकते हैं या फिर यह देख सकते हैं कि उस केंद्रीय प्रवृत्ति का जो मेजरमेंट हमें मिला है वो दो डाटा के एक सेट के मतलब के रूप में मिला हो, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन ये पूरी तरह से अलग अलग हो सकता है, या बहुत बार ये पूरी तरह से अलग अलग नहीं हो सकता है। इस प्रकार का डाटा का वर्णन करने के लिए जो भी डिफरेंसेस या परिवर्तनशीलता होती है उसकी ही सीमा को जानने के लिए इस डिस्पर्शन का उपयोग किया जाता है, या इसकी सीमा को जानने की ज़रूरत होती है। यहाँ पे इस डिस्पर्शन या फैलाव के उपायों के द्वारा इसके बारे में जाना जा सकता है, जिसमें कि जो भी नंबर का बिखराव है, या फिर हम उसको इस तरह से कह सकते हैं कि रेंज इंटरवल, रेंज, और जो स्टैंडर्ड डिस्पर्शन या मानक विचलन के फैलाव को तीन आमतौर पे उपयोग किए जाने वाले उपाय हैं। हम लोग डिस्पर्शन को इस प्रकार से भी देख सकते हैं, डिस्पर्शन के अर्थ को इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि सामान्य रूप से जब किसी समूह में
बहुत सारे नंबर्स हमें मिल जाते हैं, अलग अलग प्राप्तांक हमें मिल जाते हैं किसी भी एक समूह का, तो वो सारे प्राप्तांक उस समूह का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। अगर केंद्रीय मान के अंतर के हिसाब से देखें या फिर उसके फैलाव के हिसाब से देखें तो वो उस समूह का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है, जिसको कि केंद्रीय मान के अंतर से पता लगाया जा सकता है या उसके फैलाव के रूप में पता लगाया जा सकता है। और इसी समूह को विचलन कहते हैं। विचलन को हम दूसरे रूप में इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि विचलन एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक सांख्यिकी शब्द है जिसमें किसी विशेष चर के लिए, यहाँ पे चर उसे कहा गया है जब हम किसी ग्रुप के एक एक आंकड़ों को दिखाते हैं। जैसे मान लिया जाए कि एक क्लास है और क्लास में विभिन्न बच्चों के मेज़रमेंट को या फिर उसके बौद्धिक क्षमता के आकलन को या फिर उसके हर पहलुओं के लिए जो हमारे सामने एक नंबर के रूप में हर बच्चों का मेज़रमेंट आएगा, तो जो हर बच्चे का जो मेज़रमेंट है उसको चर कह सकते हैं। यहाँ पे किसी सांख्यिकी शब्द के जो विशेष चर हैं उसके जो एग्जैक्ट या एक्सपेक्टेड वैल्यू या अपेक्षित मूल्य जो है उसके वितरण के आकार का वर्णन करता है। या फिर हम कह सकते हैं, इसको हम लोग इस प्रकार से देख सकते हैं कि अगर एक क्लास है और क्लास में 50 बच्चे हैं और 50 बच्चों के हाइट का जब हम मेज़रमेंट लेते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि एक अपेक्षित उम्र के बच्चों का हाइट औसतन कितना होगा। मान लिया जाए अगर 12 साल के बच्चे हैं तो उस बच्चे का हाइट अप्रॉक्सीमेटली ये मान सकते हैं कि 3 से 5 फीट तक का होगा। और हम जब किसी क्लास में जो क्लास के बच्चे अप्रॉक्सीमेटली 12 साल तक के हैं और हम उस क्लास के बच्चों का हाइट का मेज़रमेंट लेंगे, तो वो जो मेज़रमेंट के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगा वो हमारे पास हर एक बच्चे का वैल्यू कम से कम 3 फीट और अधिक से अधिक 5 या 5.5 फीट तक के बच्चे का मेज़रमेंट होगा। ये जो मेज़रमेंट होगा, ये उस मेजरमेंट को जब हम डाटा में पुट करेंगे, एक आंकड़े में पुट करेंगे, किसी डाटा में डालेंगे, तो उसका फैलाव अलग अलग तरीके से उस आंकड़ों में रखा जाएगा और उसी फैलाव के अनुसार से उसको मापा जाएगा। जैसे कि उसकी सीमा क्या है, बाउंड्री क्या है, उसके वेरिएंस क्या है, विचरण क्या है और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। अगर हम लोग इसे सांख्यिकी, जबकि हम जानते हैं कि ये अधिकतर वित्तीय क्षेत्र में ज़्यादा होता है, तो जब वित्त और निवेश के रूप में हम लोग जब इस फैलाव को देखते हैं तो विचलन को आमतौर पर एक निवेश पर या एक निवेश के संभावित रिटर्न की सीमा को दर्शाते हुए देखते हैं। लेकिन इसका उपयोग चरों के विचलन के कार्यों को मापने के लिए भी किया जा सकता है। यहाँ पे विचलन को समझने के लिए कुछ मुख्य लोगों के परिभाषाओं को भी ध्यान में रख करके हम इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जैसे क्रो के अनुसार वो कहते हैं, जिस सीमा तक प्राप्तांकों में औसत या केंद्रीय प्रवृत्ति की ओर केंद्रित होने की प्रवृत्ति होती है या जिस सीमा तक वे अपने को फैलाते हैं, उनको उनकी विचलनशीलता कहते हैं। अर्थात यहाँ पे क्रो कह रहे हैं कि जब हमारे पास
प्राप्तांक होते हैं और उस प्राप्तांकों की एक सीमा होती है। जैसे अगर हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि एक क्लासरूम के बच्चों के हाइट को जब हम लोग देख रहे हैं, तो उस हाइट को देखने के लिए 12 साल के बच्चे के हाइट को देख रहे हैं तो उसके फैलाव की सीमा है 3 फीट से 5.5 फीट तक। यही उस बच्चे के फैलाव की सीमा है। यहाँ पे इस फैलाव की सीमा में उसके प्राप्तांकों में जो औसत है या केंद्रीय प्रवृत्ति है, वो उस प्राप्तांकों की केंद्रित होने की प्रवृत्ति है। और जिस सीमा तक वे उसको फैलाते हैं, या फिर जिसको कह सकते हैं हम लोग कि जो सीमा है, सीमा बाउंड्री है, इसको अधिक से अधिक 3 फीट से 5.5 फीट तक फैलाया गया है, जो कि 12 साल तक के बच्चे का औसत उम्र है। कभी कभी अगर ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई बच्चा किसी भी तरह के समस्या से ग्रसित है या फिर कुछ और भी परेशानी है, तो उसकी एवरेज हाइट कम भी हो सकती है उससे, या एवरेज हाइट जो मैक्सिमम हाइट है 5 या 5.5 फीट से अधिक भी हो सकती है। तो यहाँ पे ये विचलनशीलता थोड़ी सी बढ़ सकती है। तो ये जिस सीमा तक वे अपने आप को फैलाते हैं, वही उसकी विचलनशीलता कहलाती है। यहाँ पे हम इस कॉन्सेप्ट को दूसरे एक महान वैज्ञानिक के अनुसार से और एक बार देखेंगे। ये कहते हैं कि बोरिंग एंड लैंगफिल्ड्स और वेल्स के अनुसार से हम देख सकते हैं कि विचलन के मापक हमें यह बताते हैं कि जो आंकड़े हैं अपने मध्यमान से कितने दूर तक फैले हुए हैं। यहाँ पे मध्यमान या मिड पॉइंट जिसको कहा जा रहा है, विचलन के मापक बोरिंग, लैंगफिल्ड्स और वेल्स ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो डिस्पर्शन हमारे पास आ रहे हैं, जो विचलन आ रहे हैं, वो ये बताते हैं कि आंकड़े जो हमारे पास हैं, हमारे पास जो प्राप्तांक मिले हैं, या फिर हम इसको इस प्रकार से देख सकते हैं कि जो भी हमारे पास क्लास में एक क्लास के हाइट के अनुसार से जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन आए हैं, मेजरमेंट आए हैं, हमारे पास आंकड़े के रूप में है, और इसके मध्यमान मिड पॉइंट जितने दूर तक फैलाए हुए हैं वो उस विचलन को बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे फैले हुए हैं 3 फीट से 5.5 फीट तक जो फैले हुए हैं, ये इसकी विचलनशीलता को बतला रहे हैं। इसी को विचलन कहा जा रहा है। ये दोनों वैज्ञानिक ये इस बात को बताना चाह रहे हैं, इस परिभाषा से हम ये बात समझ सकते हैं कि विचलन का प्रयोग या फिर डिस्पर्शन का प्रयोग जो सांख्यिकी में किया जाता है, उसे किस रूप में किया जा रहा है या किस तरह से किया जा रहा है, इसको हम लोग 2 तरीके से देख सकते हैं। पहला तरीका है कि विचलन का जो अर्थ है, मतलब है, डिस्पर्शन का जो मतलब है, वो करीब के पदों का विस्तार या सीमा के विस्तार से है। इसको हम लोग अगर सांख्यिकी रूप में देखें तो जब बच्चों के मेज़रमेंट या आंकड़े हमारे पास रो डाटा के रूप में आए हैं और इसको हम ग्रुप्ड डाटा में डाल रहे हैं, ग्रुपिंग में डाल रहे हैं, और जब हम इसको बता रहे हैं, डिस्पर्शन के आधार पे बता रहे हैं, तो हम उसको उस प्रकार से विस्तार करके बता रहे हैं जो कि वो उस विषय के बारे में संबंधित रूप से बताने के लिए उचित हो, या फिर कह सकते हैं कि लगभग के करीब के पदों में है। जैसे कि अगर 3 फीट के बच्चे हैं तो उसके बाद 4 फीट, 4 फीट के बाद 5 फीट, 5 फीट के बाद 6-5.5 फीट, इस तरह के विचलन के आधार पे हम उस ग्रुप्ड डाटा के आधार से हम उसके बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे जो विचलन है उसके पदों को जिस प्रकार से विस्तार किया गया है या जिस प्रकार से सीमा के विस्तार किया गया है, इसको प्रथम अर्थ में रखा जा सकता है। कहने का अर्थ है कि जो विस्तार का रूप है, उस विस्तारित बात
को वो जो कि एक पद से दूसरे पद में इंटर कनेक्टेड होकर के, इंटर रिलेटेड होकर के बताया जा रहा है। तो ये यहाँ पे इस तरह से इस बात को रखा जा रहा है। यहाँ पे जब दूसरे अर्थ में इसी विचलन को हम इस प्रकार से देख सकते हैं, जो परिभाषा के आधार पे हम समझ पाते हैं कि जो भी डाटाज हैं हमारे पास, जो भी नंबर हैं हमारे पास, वो उस पद को जब हम सीरीज़ वाइज, उस नंबर को हम जब सीरीज़ वाइज रखते हैं, या फिर कह सकते हैं कि 3 से 5.5 फीट को हम लोग जब सीरीज़ वाइज रखते हैं, तो उस सीरीज़ के लिए माध्य बनाई गई है। उस मीडियन के आधार पर विभिन्न पदों के विचलन का माध्यम सेटल्ड किया जाता है, या उस माध्य के अनुसार से हर पद को रखा जाता है, क्रमबद्ध में रखा जाता है, जिसको हम लोग इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि एवरेज ऑफ द डेविएशन फ्रॉम एंड एवरेज ऑफ द सीरीज, जिसमें कि विभिन्न पदों के विचलन का माध्य पदों की श्रेणी के माध्य से लगभग समान होता है। विचलन का होना इस बात का प्रभाव है कि वे एक दिए हुए समूह के पदमान, या फिर हम कह सकते हैं कि जो डिस्पर्शन हमारे पास है या विचलन हमारे पास है, इस बात का प्रभाव है कि जो दिए गए ग्रुप है हमारे पास, उसके जो नंबर्स सेटल्ड किए हुए हैं वे एक दूसरे से आकार में भिन्न हैं। इसको हम लोग इस प्रकार से देख सकते हैं कि जब हमारे पास क्लासरूम में एक कक्षा के बच्चों का हाइट का मेज़रमेंट लिया गया, तो उसमें सभी के नंबरों को एक ग्रुप में रखा गया और हर ग्रुप के नंबर जो हैं वो एक दूसरे से भिन्न हैं। इसी को यहाँ पे एक दूसरे के आकार के भिन्न में कहा गया है। और या फिर हम इससे ये भी कह सकते हैं कि वो जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर से अलग है, इसमें कोई भी दो नंबरों में कोई भी समानता नहीं है। यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि जब भी हम ग्रुप डाटा करेंगे, अब आप ये भी सोच सकते हैं कि जब हम 50 बच्चों का नंबर ले रहे हैं, हाइट का मेज़रमेंट ले रहे हैं, तो कुल 2 या 3 बच्चे का मेज़रमेंट तो एक हो जाएगा, तो उसमें तो समानता रहेगी। लेकिन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो 1 या 2 या 3 बच्चे हैं उसको एक संख्या में रखेंगे। मान लिया जाए कि अगर हमारे पास 50 बच्चे हैं और 3 बच्चे का मेज़रमेंट एक है, दूसरी तरफ 4 बच्चे का मेज़रमेंट का संख्या एक है, 5 बच्चों का मेज़रमेंट का संख्या एक है, तो यहाँ पे जो मेज़रमेंट दिखाया जा रहा है वो मेज़रमेंट उस संख्या के आधार पे है जो एक दूसरे से भिन्न है। हम लोग उस टोटल के नंबर को वो एक ही जगह में रखेंगे और जो मेज़रमेंट हमें आ रहा है, प्राप्तांक, जो मुख्य प्राप्तांक है, उसको अलग अलग दिखा करके औसत के रूप में कुल 50 की संख्या दिखाएंगे। कहने का अर्थ है कि जो हमारा मुख्य डिस्पर्शन है वो एक दूसरे के मापों से भिन्न होता है, या एक दूसरे में कोई भी समानता नहीं होती है। विचलन की मात्रा जितनी भी कम होती है, यहाँ पे विचलन की मात्रा जितनी कम होती है समूहों में या जो ग्रुप में, जिसकी बात अभी हम लोग कर रहे थे, उसके पदमान में भी उतनी संख्या में भी समानता पाई जाती है। जिसके विपरीत अलग तौर पे अगर हम देखें तो वितरण की मात्रा जितनी अधिक होगी उतनी समानता कम होगी। मतलब अगर हमारे पास 50 बच्चे के नंबर अलग अलग आते तो कोई भी एक ग्रुप में नहीं रहता, और जितने भी डिस्पर्शन करते उस डिस्पर्शन में या उस संख्या को पुट करने में, अगर एक कागज़ में पुट कर रहे हैं
तो उस पुट करने में बहुत सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं, या उसके विस्तारण की संख्या या उस विस्तारण का क्षेत्र बहुत ज़्यादा हो जाता। लेकिन जब बहुत सारे पदों में या बहुत सारे बच्चों में, अगर हम लोग उदाहरण के तौर पे देखें तो बहुत सारे बच्चों में जब एक ही जैसा नंबर आएगा तो उसमें संख्या, जो ग्रुप बनाया जाएगा उसमें संख्या में कमी होगी, और उस कमी होने के कारण से उसका फैलाव या वितरण कम होगा, और जितना उसके समानता या हर पदों में समानता नहीं पाई जाएगी उतना ही वितरण अधिक होगा। यहाँ इन परिभाषाओं से ये समझ में आता है। ये श्रेणीक्रम संरचना या फिर कह सकते हैं सीरीज़ की संरचना जब हम डाटा में देखते हैं तो इसके मीडियन के आधार पे, माध्यों के आधार पे इसको हम लोग दो तरह से देख सकते हैं। पहला है माध्य अगर समान है, मीन अगर समान है तो उसकी संरचना भिन्न हो, और दूसरा माध्य अगर भिन्न है तो उसकी संरचना भिन्न हो। इसको हम लोग एक डाटा के रूप में देख सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जब भी अगर कोई व्यक्ति हर रोज़ कमाता है तो वो जितना कमाता है, अगर 30 दिन में या एक सप्ताह में वो कितना कुल कमाया है, उसके आधार पे हम ये बता सकते हैं कि वो किस प्रकार से और कितना कमा रहा है, और उसके लिए औसतन रूप में वो हर रोज़ का कितना कमा रहा है। जैसे कि ये एक डाटा है जिसको कि आप देख सकते हैं, एक डाटा है। ये डाटा में जो डेली अर्निंग रुपीज़ में देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं डे वाइज है, ये डे वाइज है जो कि 7 दिन का है कुल। 1 2 3 4 5 6 7 टोटल में दिया गया है। अब नंबर 1 कैंडिडेट जो है ए है 5, दूसरे दिन भी वो 5 रुपया कमाता है, तीसरे दिन भी 5 रुपया कमाता है, चौथे दिन भी 5 रुपया कमाता है, पाँचवें दिन भी 5 रुपया कमाता है, छठे दिन भी 5 रुपया कमाता है, सातवें दिन भी 5 रुपया कमाता है। अब अगर हम लोग उसका टोटल करेंगे तो हम देख सकते हैं कि वो पूरे सप्ताह में कुल 35 रुपया कमाता है। एवरेज हर दिन के हिसाब से कितना कमाता है, मीन कितना है, माध्य कितना है, तो ये है 5 रुपया हर दिन के हिसाब से कमाता है। कैंडिडेट बी, अगर हम देखेंगे कैंडिडेट बी में वो पहले दिन 4 रुपया कमाता है, दूसरे दिन भी 4 रुपया कमाता है, तीसरे दिन 6 रुपया कमाता है, चौथे दिन 5 रुपया कमाता है, छठे दिन 7 रुपया कमाता है, छठे दिन फिर से 5 रुपया कमाता है, और सातवें दिन 4 रुपया कमाता है। इन सातों दिन को जब टोटल करेंगे तो 35 रुपया ये भी कमाता है। और इसका अगर हम देखेंगे मीन क्या है, माध्य क्या है, तो ये 5 रुपया औसतन हर दिन के हिसाब से कमा रहा है, जैसा कि ए कमा रहा है। ग्रुप तीसरा कैंडिडेट सी, जिसको कि अगर हम डे वाइज देखेंगे तो आप देखेंगे पहले दिन ये 1 रुपया कमाता है, दूसरे दिन 9 रुपया कमाता है, तीसरे दिन उसकी कोई भी कमाई नहीं होती है, चौथे दिन ये फिर से कोई कमाई नहीं होती है, पाँचवें दिन वो 12 रुपया कमाता है, अचानक से बढ़ जाता है, छठे दिन वो 13 रुपया कमाता है, और अंतिम दिन वो 0 रुपीज़ कमाता है। अगर इस सातों दिन का सी का कैलकुलेट किया जाए तो ये भी 35 रुपया कमाता है, और इस 35 रुपये के कमाने के बाद इसका अगर हम मीन देखेंगे, टोटल 35 रुपया कमा रहा, और इसका हम मीन देखेंगे तो ये 5 रुपया कमाता है। अगर हम इस डाटा को अगर एक
बिखराव के रूप में दिखाएंगे तो इसका बिखराव बिल्कुल भी नहीं रहेगा, हर दिन के हिसाब से एक स्ट्रेट लाइन पे चलता रहेगा। अगर हम इसको देखेंगे तो ये 1-2 दिन समान, एक दिन बढ़ गया है, एक दिन घट गया है, फिर बढ़ गया है, फिर घट गया है और फिर और घट गया है, लेकिन अगर एवरेज देखेंगे तो इसका समान रूप में है। सी का देखेंगे, एक पहले दिन 1, दूसरे दिन 9 सबसे ज़्यादा बढ़ गया है, फिर 0, फिर 0, फिर 12 जो कि सबसे ज़्यादा है, और फिर 13 ज़्यादा है और फिर कम। इस तरह से अगर हम इसको देखेंगे तो इसमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेस देखेंगे ग्रुप सी में। यहाँ पे जो विचलन है ये बहुत ही ज़्यादा है, और जो कि इस डाटा को समझने में मददगार साबित बहुत बार नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ उपरोक्त जितने भी 3 उदाहरण हैं उसके आय जो हैं वो समान है, लेकिन इसके दैनिक आय में, रोज के आय में अंतर है। यहाँ ए का जो दैनिक आय है वो औसत रूप से पूर्ण रूप से समान है, जैसा कि अभी हम लोग देखे, और बी का जो दैनिक आय है उसमें औसत में मामूली अंतर है या डिस्पर्सन जो है वो कम हुआ है, और सी में दैनिक आय जो है वो अधिक हुआ है। इसके दूसरे रूप में जो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे, जिसमें मीडियन भिन्न हो, मीन जो है वो भिन्न हो, माध्य भिन्न हो, किंतु उसकी संरचना समान हो, तब किस प्रकार का डिस्पर्शन होगा, इसको हम लोग एग्जाम्पल 2 में, जैसा कि इस डाटा में आप देख सकते हैं एग्जाम्पल 2, यहाँ पे अगर देखिएगा तो डे वाइज जो है, डे के हिसाब से 4 दिनों का आंकड़े लिए गए हैं। कैंडिडेट ए जो है चारों दिन 5, 5, 5 और 5 रुपया कमाता है, और ये कमाता है कुल 20 रुपये। तो इसका मीन जो है, माध्य जो है 5 रुपया होता है। कैंडिडेट बी हर दिन कमा रहा है 8 रुपया, पहले दिन 8, दूसरे दिन 8, तीसरे दिन 8, चौथे दिन 8, टोटल करेंगे कुल 32 रुपये होते हैं, और अगर इसका मीन देखेंगे तो ये 8 है, हर दिन का 8। तीसरा कैंडिडेट जो है वो 9 रुपया कमा रहा है, पहला दिन 9 रुपया, दूसरे दिन 9 रुपया, तीसरे दिन 9 रुपया, चौथे दिन 9 रुपया, और इसका एवरेज जो है 36 रुपया है, और इसका मीन देखिएगा तो ये 9 है। यहाँ पे इस डाटा में ये दिखा रहा है कि ये जो इसका जो फैलाव है वो समान रूप से है। इस उदाहरण में अगर आप देखिएगा तो माध्यों में विभिन्नता है, जैसे कि आप देखें माध्यों में विभिन्नता है, लेकिन इसका जो संरचना है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो समान है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो व्यक्तिगत रूप से जो इकाइयाँ हैं, माध्य है, ये पूर्ण रूप से समान है। जो इंसान 5 रुपया कमा रहा है हर दिन का, उसका हर दिन का 5 रुपया है। दूसरे दिन जो कमा रहा है वो हर दिन के हिसाब से 8 रुपया कमा रहा है, और तीसरा जो कमा रहा है वो हर दिन के हिसाब से 9 रुपया कमा रहा है। अगर इसको हम स्ट्रक्चर में रखें, पिक्टोग्राफ में रखें, तो हमारे पास जो इसका डिस्पर्शन स्टेटस आएगा वो एक सीधी रेखा में आएगा, जो कि हमें ये बताएगा कि इसका जो डिस्पर्शन है वो एकदम सेम है शुरू से अंत तक। यहाँ पे इस उदाहरण से पूर्ण रूप से स्पष्ट रूप में डिस्पर्शन ये बता रहा है कि किसी सीरीज में जब माध्य या मीन की जो पूर्ण सूचनाएं जो हैं वो उसके डिस्पर्शन को पूरी रीति से बताती है। अगर पूर्ण जानकारी या पूरी तरह से जानकारी
लेनी है तो उसके सांख्यिकी माप की जानकारी आवश्यक होती है। इसके माप में एक विचलन का माप है या डिस्पर्शन का माप है, जो किसी सीरीज की इकाइयों में पाए जाने वाली समानता या असमानता को भेद करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक क्लासरूम के बच्चे जिसकी हाइट में डिफरेंसेस हैं, अलग अलग डिफरेंसेस हैं हाइट में। किसी 4 बच्चे का इतना मेज़रमेंट है, 4 बच्चे का इतना मेज़रमेंट है, उतने बच्चे का इतना मेज़रमेंट है, और इसकी हर एक मेज़रमेंट या फिर कह सकते हैं कि हर एक यूनिट का जो मेज़रमेंट है, और जब हम उसको सीरीज़ में रखते हैं, एक आंकड़ों में रखते हैं, नंबर वाइज असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में जब रखते हैं, तो ये बढ़ता क्रम और घटता क्रम एक दूसरे से विभिन्नता और एक दूसरे से समानता को बताते हैं। इसी को अगर देखें तो किंग महोदय कहते हैं कि विचलन शब्द का प्रयोग इस बात को व्यक्त करने के लिए किया जाता है कि एक दिया हुआ समूह के इकाइयों के आकार में परस्पर रूप से भिन्नता होती है, परस्पर रूप से भिन्नता होती है और उसके आकार में समानता का अभाव होता है। या फिर हम इसे इस तरह से कह सकते हैं, किंग महोदय जो कह रहे हैं, विचलन जो है वो जब शब्दों में प्रयोग किया जा रहा है तो वो इस रूप को व्यक्त करने के लिए किया जाता है कि जो भी समूह है, ग्रुप है, उसकी इकाई के जो आकार है या फिर उसके मुख्य नंबर जो हैं उसमें परस्पर भिन्नता होती है, और यही उसके आकार में समानता को बताता है या उसके समानता को एक्सप्लेन करता है। विचलन को जिस प्रकार से उसके कार्य हैं, उस विचलन को अनेकों नामों से बुलाया जाता है, जैसे मेजर ऑफ डिस्पर्शन, विचलन का मापन, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, चरों का मापन, या मेजर ऑफ वेरिएशन, जो चरों में अंतर हैं उसके अंतरों का मापन। सांख्यिकी विज्ञान में विचलन मापन का बहुत ही महत्व है। इसके बिना माध्यों की उपयोगिता अधिक नहीं हो सकती है। या फिर कह सकते हैं कि जब भी हम आंकड़ों को किसी एक ग्रुप के बारे में जानकारी लेना होता है तो उसके मापों का, विचलन के मापों की जानकारी का महत्व बहुत ही ज़्यादा होता है, और इसकी जानकारी उसके माध्य की जानकारी के बगैर संभव नहीं है। यहाँ पे जो बात कही जा रही है उसके आधार पे अगर हम देखें तो विचलन के आधार, विचलन ही पूरी सांख्यिकी की जानकारी देती है कि उसमें किस प्रकार के कार्य हो रहे हैं, या एक आंकड़ों में या एक ग्रुप में, जब कोई ग्रुप में किसी भी विषय की बातचीत चल रही है तो उस ग्रुप के विषय में जो बात है या उसकी विशेषता जो बतलाई जा रही है, उसकी विशेषता उसकी माध्य पहले बताती है, और उस माध्य के आधार पे उसके नंबरों को देख करके जान पाते हैं कि वो उसका माध्य क्या बताना चाह रहा है, और उस माध्य के आधार पे उसका डिस्पर्शन या विचलन को देख सकते हैं। यहाँ पे जब डिस्पर्शन की बात आती है, विचलन की बात आती है, तो यहाँ विचलन का जो कार्य क्षेत्र है, काम जब हम इसका उपयोग करते हैं तो ये सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में इसकी उपयोगिता बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। सामाजिक क्षेत्र में इसलिए क्योंकि समाज में बहुत बड़ा ग्रुप रहता है, लोगों का ग्रुप रहता है। अगर हम लोग इस ग्रुप को देखें तो एक खास ग्रुप, समुदाय का ग्रुप रहता है, पैसे कमाने वाले का ग्रुप रहता है,
किसी सेक्टर में, किसी विशेष सेक्टर में काम करने वाले लोगों का ग्रुप रहता है। जैसे रेलवे है, बैंक है, आपके और भी बहुत सारे सेक्टर हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर, ये सारे सेक्टर हैं। यहाँ पे ये एक तरह का समाज है। समाज में अगर हम देखें तो बहुत सारी सोसाइटियाँ भी हैं। यहाँ पे जब समाज के बारे में जानकारी लेनी होती है तो हम वहाँ पे जाकर के उस जगह के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठा करते हैं। बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठा करने का अर्थ ये होता है कि वहाँ पे जाकर के वहाँ से आंकड़े एकत्रित किया जाता है। वो आंकड़े बहुत सारे वेरिएशंस को, वेरिएबिलिटी को बताते हैं और उसी वेरिएबिलिटी को जब हम कागज में रखते हैं तो उसके डिस्पर्शन हमें बताते हैं उस समाज का क्या अवस्था है, उस समाज की क्या स्थिति है। उसी तरह से आर्थिक क्षेत्र में भी इस विचलन के द्वारा में से बहुत ही ज़्यादा जाना जा सकता है। अगर हम किसी एक सेक्टर को ले, मान लिया रेलवे को ले, रेलवे में हर साल का जो भी इनकम हो रहा है, या फिर कह सकते हैं कि हर साल का हर दिन का जो इनकम हो रहा है, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इनकम को ले, तो उस इनकम को हर दिन के हिसाब से इनकम को अगर लें तो हर दिन का इनकम हमारे पास एक अलग अलग वेरिएबल्स या डाटा को या एक ख़ास नंबर को, हर दिन के एक ख़ास रुपीज़ में नंबर को ला करके रखता है। कभी मान लीजिए आज पूरे भारत में या एक क्षेत्र के जगह में रेलवे का इनकम, अगर मान लीजिए किसी एक छोटे से क्षेत्र में रेलवे का इनकम आज के दिन में 30,000 हुआ, अगले दिन में 50,000 हुआ, चौथे दिन में 60,000 हुआ, फिर 30,000, 50,000, 70,000, 80,000, इस तरह से हर दिन का हमारे पास एक डाटा आर्थिक क्षेत्र में आता है। जब हम इसे हर दिन के हिसाब से देखें तो किस दिन अगर रेलवे में है तो किसी दिन अच्छी गाड़ियाँ चलती हैं तो उस दिन का अच्छा इनकम होगा, और जिस दिन अच्छी गाड़ियाँ नहीं चलती हैं उस दिन का इनकम कम होगा। इस तरह से जब हम उसको ग्रुपिंग करके हर नंबर को डिस्पर्शन के आधार पे रखेंगे तो उसका डिस्पर्शन से हमें उस सेक्टर के फ़ायदे और नुकसान के बारे में, आर्थिक फ़ायदे और आर्थिक नुकसान के बारे में पता चलता है। जैसे कि अगर देखा जाए तो भारत देश में प्रति व्यक्ति औसत आय अधिक हो सकती है या कम हो सकती है, इसको अगर जानना है तो ये देखा जा सकता है कि किस प्रकार से उसके वितरण में समानता है या असमानता है। जैसे बहुत सारे देश में अधिकतर लोग संपन्न होते हैं, सुखी हो सकते हैं, और प्रति व्यक्ति आय जो है करीब करीब इक्वल हो सकती है। जैसे कि हम इस डाटा में देख रहे थे कि प्रति व्यक्ति आय करीब करीब एक समान है। यहाँ आप देख रहे हैं कि प्रति व्यक्ति आय किस तरह से एक समान है। यहाँ जो प्रति व्यक्ति आय समान है तो इससे वेरिएशन होने की संभावना कम होती है। लोगों का स्टेटस करीब करीब समान सा दिखता है। और जब वेरिएशन इस तरह के होते हैं कि जहाँ बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा कमाते हैं, या फिर कह सकते हैं बहुत सारे लोग करोड़पति होते हैं और बहुत सारे लोग गरीब होते हैं, तो ऐसे में ये दिख रहा है कि जो आर्थिक स्थिति है और उसका डिस्पर्सन जो है उसमें बहुत ही बड़ा वेरिएशन है, बहुत ही ज़्यादा डिस्पर्शन है। और इस तरह से हम ये सामान्य आंकड़े में देख सकते हैं कि उसमें या फिर कह सकते हैं कि वो देश जो है वो संपन्न नहीं है। यहाँ पे वितरण की विशेषताओं को जानने के लिए
दोनों माध्य या विचलन के माप का अध्ययन करना आवश्यक होता है। अगर हम देखें इसे दूसरे रूप में कि विचलन जो है डिस्पर्शन है और उसका अर्थ क्या है और उसका महत्व क्या है, तो इसको हम लोग इस रूप में देख सकते हैं कि जो विचलन है, हमारे पास जो डाटा आए हैं उस विचलन के आधार पे, उस वितरण के आधार पे जो हम उसको प्रेजेंट करेंगे वही उस वितरण को बताने वाली बात होती है। या फिर हम इसे इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो विचलन है वो किस रूप में हम उसको प्रयोग कर रहे हैं, विचलन को श्रेणीबद्ध रूप से प्रयोग कर रहे हैं या उसके विस्तारण को दिखा रहे हैं या विस्तार की सीमा को दिखा रहे हैं, तो उससे उस डिस्पर्शन का या उस विस्तार का पता चलता है। अगर हम उसको दूसरी तरह से दिखा रहे हैं, जैसे कि अगर सीरीज़ में है तो सीरीज़ में जो दिखा रहे हैं वो किस रूप से उसके हर मीन में किस प्रकार से डिस्पर्शन हो रहा है या हर पद में किस प्रकार से विचलन हो रहा है, इस बात को जब दिखाया जा रहा है या बताया जा रहा है तो किस प्रकार से एक दूसरे से वो संबंध स्थापित कर रहा है या संबंध बता रहा है, जिससे कि उस वितरण के बारे में या विचलन के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से पता चल रहा है और जिसका उपयोग उस स्थिति में किया जा सकता है। अगर हम देखें या बहुत सारे जगहों में ये पूछा जा सकता है कि इस वितरण का क्या इस्तेमाल है और इस वितरण का क्या अर्थ है, इसका इस्तेमाल क्या है, इसका काम क्या है, तो हम बड़े स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि जो हमारे पास, अगर हम डाटा के वितरण के अर्थ को बताने जा रहे हैं तो हम बड़े ही स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि जो हमारे पास डाटास आते हैं, एक एक नंबर आते हैं और जब हम उसमें ग्रुप डाटा के रूप में हम उसको प्रेजेंट करते हैं तो उसमें हर एक नंबर या हर एक पद जो एक दूसरे से भिन्न होते हैं और उसके फैलाव को जब हम दिखाते हैं या प्रदर्शित करते हैं तो उसको साधारण तौर पे डिस्पर्शन कहते हैं। डिस्पर्शन के कार्य को अगर हम देखें तो इसका कार्य बहुत ही विस्तृत है। डिस्पर्शन को इसलिए दिखाया जाता है ताकि ये देख करके ये पता लगाया जा सके कि किस प्रकार से उसकी सीमा चल रही है या उसका फैलाव किस प्रकार से चल रहा है, या फिर कह सकते हैं इसे सीधे अर्थ पे कि किस तरह से इसकी कार्य नीति चल रही है। इसको फैलाव के द्वारा में बड़े ही आराम से देखा जा सकता है। दूसरी बात यह है कि इसकी कार्य नीति के बारे में पता चलता है कि इसमें कहाँ उतार और कहाँ चढ़ाव चल रहा है, अर्थात यहाँ कहाँ घटते क्रम में और किस तरफ से बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है। तीसरी बात, यहाँ इसके काम में ये पता चलता है कि ये बढ़ना किस कारण से हुआ है और ये घटना किस कारण से हुआ है। इंक्रीजिंग किसका काउस क्या है और डिक्रीजिंग का काउस क्या है। चौथी बात यह है कि इस डिक्रीजिंग के काउस इस आगे और पीछे के नंबर को कितना इफ़ेक्ट कर रहे हैं, इसके बारे में भी इस डिस्पर्शन से भी पता चलता है कि आगे की संख्या को ये डिक्रीजिंग का काउस अगर डिक्रीजिंग है तो, और पीछे की संख्या को ये डिक्रीजिंग का काउस कितने इफ़ेक्टिवली एक दूसरे को प्रभावित कर रहा है, इसके बारे में भी पता चलता है। ये अगर डिक्रीजिंग पूरे ग्रुप में है, पूरे डाटाज में है, हमारे पास जो डाटा आए हैं, अगर डिक्रीजिंग चल रहा है तो किस लिए चल रहा है, अगर बढ़ करके डिक्रीजिंग चल रहा है तो किस लिए चल रहा है और घट रहा है, और अगर
इंक्रीजिंग प्रोसेस चल रहा है, घट के फिर इंक्रीजिंग प्रोसेस चल रहा है, तो क्यों चल रहा है इसके बारे में भी इस वितरण से या विचलन से पता चलता है। जैसे कि अगर मार्केटिंग सीजन में देखा जाए तो हमारे यहाँ भारत में इस वितरण को बड़े ही अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। अगर हमारे पास मार्केटिंग सीज़न में जैसे त्यौहार है या फिर त्योहारों के सीज़न में मार्केटिंग सीज़न ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं और उसके बाद के समय में डिक्रीज़ हो जाते हैं। अगर हम इसको इस प्रकार से देखें, जब हम इसे वितरण के आधार पे इसके हर दिन के आंकड़े को देखें तो किस किस दिन आंकड़े बढ़ते हैं। बहुत सारी मान्यताओं में कुछ कुछ दिनों में मार्केटिंग करना अच्छा नहीं होता है, तो मार्केटिंग बिजनेस में उस दिन में खासा प्रभाव पड़ता है, जो कि इस विचलन और माध्य मीन के हिसाब से हम बड़े ही स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। तो माध्य वितरण का ये सारे काम बड़े ही स्पष्ट रूप में हम देख पाते हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो कार्य हैं, ये जिससे विचलन चल रहा है, इसका महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। ये जो विचलन है इसके आधार पे हम आगे या पीछे वाले विचलनों को देख करके हम जान जाते हैं कि कहाँ गड़बड़ी हो रहा है और कहाँ गड़बड़ी नहीं हो रहा है, और उसके आधार पे हम आगे का कार्य बनाते हैं। वितरण का कार्य बनाते हैं। यहाँ पे जब भी हम देखते हैं कि जिस तरह से घटता हुआ फैलाव चल रहा है और बढ़ता हुआ फैलाव चल रहा है, तो इस घटते और बढ़ते हुए फैलाव के कारण को जानने के बाद उसमें कार्य करने की कोशिश की जा सकती है कि कहाँ क्या संशोधन करने से ये फैलाव को, इस तरह के फैलाव को जो घटते क्रम का है या इस तरह के फैलाव को जो हानिकारक बढ़ते हुए क्रम का है, इसको कहाँ से कंट्रोल किया जा सकता है। वितरण के आधार पे अगर हम सांख्यिकी में डिस्पर्शन को देख रहे हैं तो वो डिस्पर्शन को सबसे अच्छा माना जाता है जो इंक्रीजिंग रेट पे या हमेशा बढ़ता हुआ रेट पे चल रहा है। अगर हमारे पास 5 नंबर है, 5 विशेषता है और पांचों विशेषताएं एक ही रीति से बढ़ते हुए क्रम में चल रहे हैं, तो इस तरह के फैलाव को अच्छा फैलाव या इस तरह के वितरण को अच्छा वितरण समझा जाता है। इसको हम हर तरफ से देख सकते हैं। जैसे कि अगर मान लिया जाए, अगर क्लास के इंक्रीजिंग ऑर्डर को देखा जा रहा है, बच्चों के हाइट के इंक्रीजिंग ऑर्डर को देखा जा रहा है, तो अगर मानक रीति है 3 फीट से 5.5 फीट तक किसी खास उम्र के बच्चों के लिए, अगर ये मानक है, तो और उसमें उसके डिस्पर्शन में अगर हम देखें तो अगर एक क्लास में 3 फीट से 4.5 फीट तक के ही हमारे पास बच्चे आते हैं और 5 फीट के एक भी बच्चे नहीं आते हैं, तो ये समस्या है कि बच्चों का ग्रोथ कहीं ना कहीं नहीं हो रहा है। और ये क्यों नहीं हो रहा है, इस डिस्पर्शन से और उसके काउज निकालने से पता चलता है, हमें सीधी रीति में पता चलता है कि कहाँ डिफरेंसेस है, कहाँ खराबी हो रही है, और उसको जानने की कोशिश की जाती है। डिस्पर्शन का ये एक पहला काम है। दूसरा काम ये है कि डिस्पर्शन में अगर इंक्रीजिंग रेट है या डिक्रीजिंग रेट है या फिर जो भी समस्याएं चल रही हैं, उस समस्याओं को जानने और समझने के बाद उसमें उपचारात्मक कार्य किया करने की संभावना होती है। अच्छे वाले डिस्पर्शन रेट में, जो कि केवल सीधी रेट में चल रही है, अगर मान लिया जाए क्लासरूम में बच्चों का जो एवरेज सीमा है उस सीमा के अनुसार से चल रहा है, तो हम मान सकते हैं कि पूरे स्कूल में जितने भी बच्चों का एवरेज स्टेटस जो है वो अगर अच्छा आता है, तो हम समझ सकते हैं कि हेल्थ क्वालिटी जो उस स्कूल में बच्चों के लिए है वो बहुत ही अच्छा है। ये इस डिस्पर्शन से बड़े ही स्पष्ट रूप से
हमें मिल जाता है। अगर हम दूसरे रूप में देखें तो अगर डिस्पर्शन में, अगर किसी ग्रोथ रेट में अगर मान लिया जाए बच्चे के पढ़ाई के रेट में है और वो हर साल 60 से 70, अगर एक बच्चा 60 से 70%, 70 से 80% लाते जा रहा है तो हम समझ सकते हैं कि बच्चा जो है उसके डिस्पर्शन से हम समझ सकते हैं कि वो बच्चा बहुत ही अच्छे रीति से पढ़ाई कर रहा है और उसका पढ़ने से संबंधित इंक्रीजिंग रेट, पढ़ने से संबंधित बातें इंक्रीजिंग रेट पे चल रही हैं। यहाँ पे इस तरह के बहुत सारी बातों को ध्यान में रख कर के बनाया जाता है, जो कि हमेशा ही हर बात में ही डिस्पर्शन बड़े ही इम्पोर्टेंस को बताता है, जो कि स्टूडेंट्स के लिए और अन्य लोगों के लिए, चाहे वो सामाजिक स्थिति में हो, चाहे वो आर्थिक सेक्टर में हो, हर बात के लिए इस तरह से डिस्पर्शन बताता है, जो कि हर जगह ये लाभदायक सिद्ध होता है। तो यहाँ जो ये डिस्पर्शन है, ये आज इतना ही। आगे की बात आगे के वीडियो में फिर से करेंगे। तब तक के